दोस्तों नमस्कार। आपको याद होगा केजरीवाल ने विधानसभा में खड़े होकर बोला था कि दिल्ली के राजा हम हैं, ये एलजी होता कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को, जिसने केजरीवाल को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई, केजरीवाल ने विधानसभा में खड़े होकर उसी संवैधानिक पोजीशन की मर्यादा का हनन किया, ये कह के कि एलजी होता कौन है। दिल्ली की जनता ने हमें चुना है और हम दिल्ली के राजा हैं। पहली बात तो शायद केजरीवाल इस बात को भूल गए कि चुनने वाला जो चुनता है वो जनता है और जो चुना जाता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है, राजा नहीं होता। लेकिन उनका एरोगेंस इतना ज्यादा था कि उन्होंने भारत के हर संवैधानिक संस्था के साथ मजाक किया, उसको बदनाम किया और यहां तक कि जो जुडिशियल सिस्टम है उसका पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को उनकी गलती का एहसास करा दिया और ये बता दिया कि एलजी होता कौन है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि जो सरकार है दिल्ली की, वो एलजी के काम में दखल नहीं दे सकती अगर वो काम कर रहे हैं कानून के हिसाब से। तो दोस्तों, आज ये इंपॉर्टेंट जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट से, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और ये मुद्दा क्या है और ये इतना क्यों गरमाया है, इसको भी देख के हमें समझ में आएगा कि जब भी कोई अधिकारी या नेता ये समझे कि वो कानून से ऊपर हैं, तो उनको इस जो आज जजमेंट है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है दोस्तों, कि किसी भी संस्था को अगर सही चलाना है तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये कि वहां पे किसी भी एक व्यक्ति की मनमर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि वहां सिस्टम चलता है, कानून के हिसाब से काम होता है। लेकिन अगर आप सारे के सारे लोग अपने मनपसंद के वहां बैठा देंगे, जो आपकी सिर्फ यस सर करेंगे या हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो वो संस्था चल नहीं सकती। आप भारत सरकार को छोड़िए, प्राइवेट सेक्टर में भी देख लीजिए, जितनी भी कंपनियां डूबी हैं या जो एनपीएस बनी हैं, उनमें एक सबसे बड़ी कमी थी, वो थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वहां पे सिर्फ ऐसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और की मैनेजमेंट पर्सन बैठाए गए थे जो प्रमोटर्स की हाँ में हाँ ही करते रहे। और ये हुआ कि प्रमोटर्स को ये लगा कि वो जो चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन अंतोगत्वा हुआ वही कि कंपनियां बर्बाद हो गई, डूब गई। कहीं पे जनता का पैसा डूबा और कहीं पे बैंकों का। इसीलिए हमेशा किसी भी सिस्टम को अगर सुचारू रूप से चलाना हो तो उसमें एक कहा जाता है कि हमें चेक्स एंड बैलेंसेस रखना जरूरी है। और यही काम एलजी का है, यही काम राष्ट्रपति महोदय का है, यही काम गवर्नर्स का है कि जब राज्य सरकारें कानून के हिसाब से काम ना करें तो संविधान और कानून की मर्यादा को याद दिलाते रहना, ये गवर्नर और प्रेसिडेंट का काम है। और अगर कंफ्यूजन है तो आप जाके कोर्ट में उसकी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, जो शायद केजरीवाल ने प्रयास किया कि उनकी मनमर्जी का समर्थन शायद कोर्ट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, मुद्दा है एमसीडी के चुनाव के बाद जब एमसीडी की कमेटियां बननी थी, तो उसमें जो एमसीडी का कानून है उसके हिसाब से एलजी को 10 लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार है। और ये 10 लोग सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हों, जिनको एमसीडी के कार्य करने में एक्सपीरियंस हो, ताकि जो शहर या राज्य की स्थिति है उसको वो सुचारू रूप से गाइड कर सकें। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी किसी भी पद पे काम नहीं किया हो, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं। तो हो सकता है कि उनको काम करने के तरीके के बारे में ना पता हो, उनके पास एक्सपर्टाइज ना हो, और इसके कारण समाज का नुकसान नहीं हो, इसीलिए स्पेशलिस्ट की भूमिका हमेशा रही जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एलजी ने 10 लोगों को नॉमिनेट किया। अब केजरीवाल का यह कहना था कि साहब एलजी होता कौन है, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमसीडी में हम चुनाव जीते हैं, एलजी को जो भी काम करना होगा वो हमसे पूछ के करना होगा। एलजी अपनी मनमर्जी से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, ये केजरीवाल का तथ्य था। अब आप इस बात को मानिए कि अगर केजरीवाल के हिसाब से ही लोग नॉमिनेट करने होते तो वो फिर दोबारा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही होते, या वो लोग होते जो केजरीवाल की हाँ में हाँ मिलाते। लेकिन कानून में ऐसा प्रावधान नहीं। कानून इस बात को कहता है कि एलजी को 10 लोगों को नॉमिनेट करने की इजाजत है,
और वो इजाजत इसलिए भी है ताकि जो कार्रवाई है वो सही रूप से एमसीडी की चलती रहे। जो कानून कहता है वो मैं एग्जैक्टली आपको पढ़ के सुना देता। द फॉलोइंग पर्सन्स शैल बी रिप्रेजेंटेड इन द कॉर्पोरेशन। जो एमसीडी है दिल्ली की, उसमें 10 लोगों के लिए स्थान दिया गया है कि ये 10 लोग हो सकते हैं जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो, who have a special knowledge or experience in municipal administration to be nominated by the administrator। और दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटर होता है एलजी। अब ये कहीं नहीं लिखा है कि विद द एडवाइस एंड एड ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर, ऐसा कहीं नहीं लिखा। अब सवाल इस बात का है कि एलजी के इस अधिकार को, जो संवैधानिक अधिकार है, जो कानून ने अधिकार दिया है, केजरीवाल ने कहा मैं इसको नहीं मानता हूं, एलजी को मेरे हिसाब से चलना होगा, नहीं तो ये जो नियुक्तियां हैं इनको हम नहीं मानेंगे। बात जब बढ़ी तो डेफिनेटली, जैसा हर बार होता है, केजरीवाल मुद्दा लेके पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को लेकर एक जजमेंट दिया। उन्होंने सीधी सी बात ये कही है कि देखिए कि जो 10 लोगों का नॉमिनेशन है ये एलजी का अधिकार क्षेत्र है और इसमें एमसीडी या दिल्ली गवर्नमेंट की इनपुट, एड और एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। ये संवैधानिक अधिकार कानून ने, जो संसद ने कानून पास किया है, राष्ट्रपति ने जिसका अनुमोदन किया है, ये कानून एलजी को यह अधिकार देता है। और इसमें कहीं नहीं लिखा है एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर और दिल्ली गवर्नमेंट। तो केजरीवाल किस तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो अधिकार क्षेत्र है ये एलजी का गलत है? इस बात को हमें समझना होगा। और सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या करी वो ये कहा कि द पावर टू बी एक्सरसाइज्ड इज ए स्टैट्यूटरी ड्यूटी ऑफ द एलजी। ये जो अधिकार है, ये अधिकार उनका पर्सनल नहीं है, उनकी पावर नहीं है, ये उनका कर्तव्य है, ये उनकी ड्यूटी है कि 10 लोगों को नॉमिनेट करें और जो उस सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हो, जिनको एमसीडी चलाने का एक्सपीरियंस हो, एंड नॉट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। ये राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये गवर्नर का या लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहे हैं, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। तो दोस्तों सवाल अब इस बात का था कि आर्गुमेंट ये था कि साहब देखिए जो कानून है उस हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें कहा गया था कि साहब एड एंड एडवाइस ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की व्याख्या करी कि भाई देखिए जो एड, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो दिल्ली सरकार के लिए है, एमसीडी के लिए नहीं है। एमसीडी का तो कानून अपने आप में अलग है, तो आप मिक्स मत करिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं एमसीडी की कार्रवाई को लेकर, हम दिल्ली सरकार की बात नहीं कर रहे। और ये बात बहुत क्लियरली मेंशन की गई है कानून के अंदर। इसीलिए ये कहा गया है कि जो केजरीवाल अपनी मनमर्जी करना चाह रहे थे कि जैसा मैं चाहूंगा दिल्ली में वही होगा, जो मैं बजट कहूंगा वैसे ही पास होगा, अब केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। अब वो मुश्किलें क्यों हो गई हैं? क्योंकि जो 10 लोग हैं ये अलग अलग कमेटीज में भी नॉमिनेटेड होंगे। ये एमसीडी में जो मुख्य चुनाव होगा कि उसका अध्यक्ष कौन बने वगैरह, वहां पे रोल प्ले नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्टेड नहीं है। लेकिन जब टेक्निकल कमेटीज की बात आएंगी, जहां टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होंगे, जहां स्पेशलाइजेशन की जरूरत होगी, वहां पे क्योंकि ये लोग स्पेशलिस्ट हैं, इन लोगों को एमसीडी को मार्गदर्शन देना जरूरी है। तो अगर एमसीडी कोई गलत काम करती है या गलत तरीके से काम करती है तो उसको सही रास्ते पे लाने में इस एक्सपर्ट कमेटी का रोल होगा, इन 10 मेंबर्स का रोल होगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या केजरीवाल जो प्रपोजल एमसीडी भेजेंगे अपनी राजनीति के हिसाब से, अगर उनको ये एक्सपर्ट लोग नहीं मानते तब क्या होगा? निश्चित रूप से कानून में यह लिखा गया है कि सारे के सारे कागज एलजी के पास जाएंगे। अब अगर उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या डिसेंट वोट है तो वो अपनी बात लिख के एलजी को भेजेंगे कि देखिए इसमें ये चीज ठीक नहीं है, या हम चाहते हैं ये ऐसे नहीं ऐसे हो, और उसमें ये कमियां या खामियां हैं और इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए था, इसका सही तरीका कुछ और है। जब एलजी के पास सारे कागज जाएंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग जाएगा, तो एलजी उसको अनुमोदन करने से पहले उस डिसेंट नोट को देख पाएंगे। जब डिसेंट नोट को देख पाएंगे तो निश्चित रूप से जो एमसीडी की कार्रवाई है उसमें सुधार होगा, जो वेस्टेज होता है वो नहीं होगा। कहने का मतलब ये है इस पूरी प्रक्रिया को अब ढंग से देखना होगा।
और यही मजबूरी अब केजरीवाल के लिए भारी पड़ने वाली है, क्योंकि केजरीवाल ने सोचा था कि दिल्ली की सरकार और एमसीडी दोनों का बजट मेरे कब्जे में रहेगा, मैं जैसे चाहूंगा, जो चाहूंगा वो पोजीशंस क्रिएट करूंगा, आम आदमी पार्टी के लोगों को पैसा बंटवाऊंगा, टैक्स पेयर का पैसा, एमसीडी का पैसा, जैसे चाहूंगा वैसे करूंगा। अब समस्या केजरीवाल की ये हो गई है कि जो 10 लोग कमेटी में बैठेंगे एज एक्सपर्ट्स, अगर उन्होंने केजरीवाल की बात नहीं मानी तो केजरीवाल के लिए मुश्किल है, और केजरीवाल अगर उनकी बात मान के चलता है तो अपनी मनमर्जी कैसे चला पाएगा। अब ये सवाल हमारे सामने है। तो कुल मिला के स्थिति है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि एलजी की स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, संवैधानिक दायित्व है कि वो 10 लोगों को अपॉइंट करें। अब इसमें उनको केजरीवाल या दिल्ली सरकार या दिल्ली के मंत्रिमंडल से सलाह लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जब ये कार्रवाई चल रही थी तो चीफ जस्टिस ने एक रिमार्क किया। उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा हुआ तो एमसीडी के सारे काम को डिरेल कर दिया जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है, मुझे लगता है चीफ जस्टिस साहब यहाँ पे इस बात को भूल गए कि चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी है। अगर मान लीजिए कि सारे लोग एमसीडी के केजरीवाल के ही आदमी हैं, तो क्या केजरीवाल की गलत डिमांड को वो मना कर पाएंगे? क्या जो एमसीडी में काम होना चाहिए, जो जनता के पैसे का मिसयूज होता है, क्या वो रोक पाएगा या भ्रष्टाचार और होता? ये समझना जरूरी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास सारे अधिकार हों। अगर आप काम सही कर रहे हैं तो सारे सही लोग आपका समर्थन करेंगे, चाहे वो आपकी पार्टी के हैं या नहीं। लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो आपके काम पे ऐतराज होना, प्रपोजल को रोकने का अधिकार बाकी लोगों को है। इसीलिए अब केजरीवाल की मजबूरी या मुश्किलें यूं बढ़ जाएंगी कि अब केजरीवाल को जनता के हित में सोचना होगा, ना कि अपनी राजनीति के बारे में। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। आपको क्या लगता है कि क्या इससे अब केजरीवाल के जो मनमर्जी का एजेंडा था कि जैसे मैं चाहूंगा दिल्ली का मैं राजा हूं, जैसे चाहूंगा चलाऊंगा, क्या अब उस पर लगाम लगेगी? क्या अब दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि इस तरह के अगर एक्सपर्ट्स कमेटी में होते हैं और उसमें करेक्शन होता है या केयरलेसनेस को कम करके ज्यादा सेंसिटिव मुद्दों को ढंग से डिस्कस करके प्रपोज किया जाता है, तो क्या वो जनता के हित में होगा या नहीं होगा? ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या करी वो बिल्कुल सही थी, और केजरीवाल ने जो चाहा कि मेरी मनमर्जी से दिल्ली चले, अब शायद वो नहीं हो पाएगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।